अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है और अगर आप अपनी डेली लाइफ में इसकी रिलेशन देखें तो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेशन है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। हमने पढ़े मेजर टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि आप फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट ईयर बुक, ठीक है। और आपके पास जो है सबसे पहले हमारे पास क्या है, बायो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए। हमने डिस्कस किए मेजर मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट को, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोटीन्स को, हमने डिस्कस किया हमने लिपिड्स को, और फिर हमने न्यूक्लिक एसिड्स को बस सरसरी से डिस्कस किया, ऊपर से डिस्कस किया। अभी जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे वो बेसिक न्यूक्लिक एसिड की बात। फिर उसके बाद अगर मैं आपको फर्दर बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या डिस्कस किया, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस की, मोनोसेक्राइड्स की, हमने ओलिगोसेक्राइड्स को डिस्कस किया, हमने पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस किया, उनकी टाइप्स को फर्दर डिस्कस किया। फिर हमने गए प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन में हमने उनके इंडिविजुअल यूनिट्स यानी अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया, उनके दरमियान जो लिंकेज है पेप्टाइड लिंकेज को डिस्कस किया। पेप्टाइड लिंकेज के बाद हमने जो है सिग्निफिकेंस डिस्कस की कि अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस की सिग्निफिकेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस की जिसमें हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन आ गई और ग्लोबुलर प्रोटीन आ गई। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बाद इनका रोल डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्रोटीन का किस तरह रोल है, उसमें स्ट्रक्चरल रोल भी देखा और हमने फंक्शनल रोल भी देखा, और हमें पता चला कि ये दोनों ग्रुप्स हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है और जो है हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। खैर, हमने आगे गए, हमने लिपिड्स डिस्कस किया जो कि सबसे मुश्किल टॉपिक है मुझे लगता है मेरे नज़दीक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। वो आपके पास जो है लिपिड्स आ जाते हैं और फिर न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपके पास कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा एक्सटेंशन है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट की, क्योंकि जो केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है और उनके लिए वो खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो निहायत कॉम्प्लेक्स हैं और आपको आने चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एसाइल ग्लाइसरोल, और फिर एसाइल ग्लाइसरोल का जो स्ट्रक्चर था वो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं जिनको पसंद नहीं है उनको लिए मुश्किल होगा। तो खैर, केमिस्ट्री अपनी अच्छी करें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और रिवाइज कर लें। आप लोग जो है फंक्शनल ग्रुप का चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑन क्लास 10th की केमिस्ट्री की बुक में, आई थिंक सो, हाँ, क्लास 10th की केमिस्ट्री की बुक में है, उसको पहले एक बार रीड करें। फिर आप अगर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको खासा आसान हो जाएगा, रिवाइज करके पढ़ें। फिर हम क्या डिस्कस किया, हमने जो है वैक्सीज वगैरह डिस्कस की और स्टीरॉइड्स वगैरह डिस्कस किए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स कि आया हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड उसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे और फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट जो कि हमारे पास जो है फॉस्फेट वगैरह उन सब के जो है आगे एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। खैर, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज मैं पहले आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लर्निंग आउटकम्स बताऊं। लर्निंग आउटकम्स बेसिकली क्या होते हैं। लर्निंग आउटकम्स मैं आपको हर लेक्चर से पहले इसलिए दे देती हूँ ताकि आपको पहले ही पता हो कि आप अपने मेंटली प्रिपेयर हो कि आज के लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ेंगे और क्या चीज़ आपको दिमाग में बिठाना लाजमी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और इसकी थोड़ी डिस्कवरी डिस्कस करेंगे कि ये इसका डिस्कवरी बेसिकली हुई क्या, कैसे। फिर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, मतलब जो है न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाली क्या चीज़ें हैं जो मिलके हमारे पास ये इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे देती है, कॉम्प्लेक्स मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड हम डिस्कस करेंगे, उनमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे उनकी बेसिकली उनके शुगर यूनिट को डिस्कस करेंगे, यानी जो कि हमारे पास, और बेस यूनिट को डिस्कस करेंगे। और फिर ये दोनों हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं, और हम फिर फॉस्फेट
जो इसका थर्ड यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स की, कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। दे आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं हमारे पास, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है होते हैं, यानी हमारे पास इनका जो इंडिविजुअल यूनिट होता है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को हम डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में फुल एक्सटेंशन के साथ, बस आप यहाँ तक याद रखें ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब मैं अगर आपको बात बताऊँ कि न्यूक्लिक एसिड इसका नाम क्यों किया गया, किस वजह से दिया गया, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उन लोगों का नाम था फ्रेडरिक। उन्होंने हमें 1869 में, फ्रेडरिक ने हमें 1869 में बताया कि हमारे पास एक पस सेल के अंदर, यानी जिसमें पस पड़ गया, पस सेल, और हमारे पास जो स्पर्म्स हैं, किसमें, किसके स्पर्म्स हैं, फिश के स्पर्म्स में हमारे पास एक किस्म का कंपाउंड है जिनको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन इसने नाम क्यों दिया, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस में मतलब पाए जाते हैं, मतलब जो है ये आपके पास न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, या आपके पास न्यूक्लियस में होते हैं। खैर, जब ये इधर तक उन्हें पढ़ा, फिर हमने बाहर में देखा, किसी ने देखा इसमें जो है एसिडिक करेक्टर भी है, यानी इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी है, जिनको उन्होंने न्यूक्लियर नाम दिया। इसके बेसिस पे उन्होंने इनको क्या नाम दे दिया, इन साइंटिस्ट ने इनकी फर्दर एक्सटेंशन दे के इनको नाम दे दिया न्यूक्लिक। और फिर साइंटिस्ट ने फर्दर स्टडी किया, या फिर हमारे पास विद द मॉडिफिकेशन हमने न्यूक्लिक एसिड को दो ग्रुप में डिस्क्राइब कर दिया, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसको हमने डिफर कर दिया आरएनए, यानी हमारे पास राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में हमने उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया। खैर, आज हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड के बारे में ये पढ़ा कि बेसिकली हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और जो है ये किसने फर्स्ट आइडेंटिफाई किए, फेडरिक ने 1867 में पस सेल्स एंड स्पर्म्स ऑफ फिश में इसने जो है ये डिटरमाइन किया और इनको नाम दिया न्यूक्लियन। से ये फिर इसकी फर्दर जब स्टडी हुई तो देखा इसमें जो है एसिडिक करेक्टर है, और जो है इसमें स्पेसिफिकली फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसकी बेसिस पे हमने इनको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। फिर साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड को और फर्दर स्टडी किया और उसको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, डीएनए और आरएनए, व्हिच स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। खैर, अब हम आगे चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैंने बोला कि ये पॉलीमर है, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली पॉलीमर्स हैं, और किसके पॉलीमर्स हैं, आपके पास पॉलीमर्स है ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर हम इनकी पार्शियल या फिर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कंप्लीट नहीं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये हमें न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड देते हैं, और इसके साथ हमें फॉस्फोरिक एसिड देते हैं। ठीक है, ये हमने पार्शियल उनकी क्या की, हमने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की। जब इनकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की, यानी इनकी कंप्लीट मतलब वाटर के एडिशन से ब्रेक डाउन की, तो ये हमें पता चला इसमें हमारे पास पेंटोज शुगर होती है, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपके पास होती है नाइट्रोजियस। है, आपको अब पता चला कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं इनके। बेसिकली इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किससे बने होते हैं, अगर इनकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की जाए तो ये हमें न्यूक्लियोसाइड्स देते हैं, और अगर इनकी हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो हमारे पास ये पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप और हमारे पास नाइट्रोजियस बेस में फॉर्म हो जाते हैं। खैर, ये जो है इनके जो है स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शनल रोल भी है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में जैसे मैंने पहले बताया था
हमारे पास जो है ये हाइड्रोलाइसिस देके पेट्रो शुगर बेसिस और उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स में फॉल हो जाते हैं, ठीक है। अब या फॉस्फोरिक एसिड हमें गिव करने लग जाते हैं। तो अब हमने डिस्कस करना है कि जो है ये हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, उनको डिस्कस करने हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स इनके क्या क्या हैं। अगर बात करें पहले यूनिट की जो कि हमारे पास है बेस, ठीक है। बेस को अगर हम डिस्कस करें, बेस आपको पता है बेस क्या होती है, बेसिस आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के टर्म्स में कि जो बेस होती हैं वो हमारे पास क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन रिजल्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास बेस आ गई। और अगर और भी हम लोग फर्दर आर्गेनियस के कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे कौन से लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ये हमें डिफरेंट चीज़ें बताती है। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेसिकली हमारे पास बेसिस होते हैं, और जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो हमारे पास बेसिस होती हैं। खैर हमने इन कॉन्सेप्ट्स के बाद मैंने डिस्कस किया, वापस की बेसिस क्या होते हैं। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास दो किस्म की बेसिस यहाँ पे लिखिए, पायरिमिडीन और बेसिस, और हमारे पास प्यूरीन बेसिस। सबसे पहले मैं पायरिमिडीन बेसिस की बात करती हूँ। जो पायरिमिडीन बेसिस होती हैं, ठीक है, वो ऐसी बेसिस होती हैं जो कि हमारे पास मोनोसाइक्लिक होती है, मतलब इनमें एक ही मोनोसाइकिल होते हैं। इनमें बेसिकली बेंजीन होती है, बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन आपके पास एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H6, और अगर उसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो ये आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। ये बेंजीन का आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। ये जो है मोनोसाइक्लिक होती है और बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास नाइट्रोजनस ग्रुप अटैच होते हैं। कितने बेंजीन रिंग के साथ, हमारे पास एक ही बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास ये मोनोसाइक्लिक होते हैं, मतलब इसमें जो है हमारे पास एक ही साइकिल होती है। पायरिमिडीन में हमारे पास एक ही साइकिल होती है और हमारे पास उसके साथ नाइट्रोजनस ग्रुप अटैच होते हैं। जो आपके पास पेरेंट होती है, पेरेंट अगर बात की जाए जिससे हमारे पास दूसरी मेजर बेसिस बनती है, वो हमारे पास पायरिमिडीन होती है। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर आप देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कार्बन 1 की जगह आपके पास नाइट्रोजन रिप्लेस हुआ है, एज आपके पास बेंजीन में सारी जगह कार्बन ही होता है। खैर ये आपके पास कार्बन है, फिर आपके पास जो है इसने पायरिमिडीन ने फर्दर जो है इस दूसरी चीज़ों को ड्राइव किया है, वो हमारे पास क्या है, साइटोसिन है, यूरेसिल है और थाइमीन है, ठीक है। अगर हम साइटोसिन की बात करें तो आपके पास जो सेकंड कार्बन है उस पे आपके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, और जो आपके पास फोर्थ कार्बन है उस पे हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच है। और अगर हम यूरेसिल की बात करें तो हमारे पास वही सेकंड कार्बन के पास आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, और जो आपके पास फोर्थ कार्बन है उस पे भी कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। और अगर हम थाइमीन की बात करें तो थाइमीन में हमारे पास सेकंड कार्बन के पास कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, फोर्थ कार्बन के ऊपर भी कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, और जो फिफ्थ कार्बन है उस पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच है। खैर ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर्स आगे मेजर जो है हमारे पास क्या है, पायरिमिडीन के ये हमारे पास जो है कितने क्लासेस में है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। अगर यूरेसिल और थाइमीन की बात करूं तो यूरेसिल आपके पता है RNA में फाइंड किया जाता है, और थाइमीन जो है वो आपके DNA में बेसिकली फाइंड किया जाता है, ठीक है। अगर आपने देखना है तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है। फिर अगर हम प्योरीन्स की बात करें, प्योरीन्स जो होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, अगर हम इसकी बात करें, प्योरीन हमारे पास बेसिकली बाइसाइक्लिक होते हैं और हमारे पास हेटेरोजेनस साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अगर इसमें रिंग्स की बात की जाए तो एक हेक्सागोनल रिंग हमारे पास अटैच होती है एक पेंटागोनल रिंग के साथ, ठीक है। ऐसे एक ऐसी रिंग जिसकी 6 साइड्स हैं, 6 कॉर्नर्स, और वो किस रिंग के साथ अटैच होती है, पेंटागोनल रिंग जिसके 5 साइड्स है। खैर ये आपके पास आ गया बेसिक हमारे पास के प्योरीन्स कैसे होते हैं। और फिर इसके अलावा अगर मैं बताऊं ये कंपाउंड्स कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे बिलोंग करते हैं, बेसिकली 9 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर इनका फॉर्मूला लिखें हम लोग तो हमारे पास आएगा N4
H5, ठीक है। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और अगर हम आगे इसके अगर फॉर्मूला लिखे, जैसे पायरिमिडीन का फॉर्मूला लिखे N2 और H, हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। ये आपके पास बेसिक N2 और C4, और यहाँ पे आपके पास आ गया N2 और C5 आ गए, ठीक है। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब हमने प्योरीन बेसिस को आगे एक्सप्लेन करना है कि प्योरीन हमारे पास जो है एक पेरेंट है, और जिससे हमारे पास दो किस्म की कौन सी बेसिस आती हैं, हमारे पास बेसिस आती हैं एडेनिन और गवानीन, ठीक है। हमारे पास एडेनिन आती है और गवानीन आती है। प्योरीन बेसिस में हमने ये दो क्लासेस डिस्कस की, किसकी, हमने डिस्कस की बेसिस की, और हमारे पास कौन कौन सी आ गई, पायरिमिडीन बेसिस आ गया, प्योरीन। पायरिमिडीन और प्योरीन के हम स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। जो प्योरीन है उसका स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया कि हमारे पास एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी इसमें हमारे पास दो किस्म की साइकिल एक साथ अटैच होती है। कौन कौन सी साइकिल हमारे पास अटैच होती है, सबसे पहले हमारे पास अटैच होती है एक हेक्सागोनल, दूसरा हमारे पास जो है पेंटागन, वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एज रिजल्ट हमारे पास क्या होते हैं, प्योरीन फॉर्म होते हैं। प्योरीन जो है आपके पास एक पेरेंट है जिस पे आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, फिर उनको हम क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एडेनिन की, तो उसके 6 कार्बन पर हमारे पास अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच होता है। जबकि हम गवानीन की बात करें तो हमारे पास सेकेंड ग्रुप के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, NH2 ग्रुप अटैच होता है कार्बन पर, और हमारे पास जो सिक्स्थ कार्बन होता है उस पर हम पर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है। खैर ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है, बेसिस। और अगर हम फॉर्मूला की बात करें, इसका फॉर्मूला है N2C4, ठीक है। और अगर इसका फॉर्मूला की बात करें, ये हमारे पास N4 और H5। आपके पास बेसिकली कितने कार्बन, कितने एटम्स का है, ये आपके पास है एटम्स अबाउट, क्या बेसिक एटम्स जो इसका होंगे वो आपके पास 9 होंगे, और उसके आपके पास बेसिक एटम 6 होंगे पायरिमिडीन के। खैर ये आपके पास आगे बेसिस। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पेंटोस शुगर। जैसे मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस के बारे में बताया कि न्यूक्लिक एसिड जब हाइड्रोलाइज करता है वो आपके पास बेस देता है, आपको देता है पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन शुगर, प्लस आपको क्या देता है, आपको देता है फॉस्फोरिक एसिड देता है अपॉन हाइड्रोलाइसिस। और वो नंबर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डिपेंड अपॉन के हमारे पास कितने उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है पेंटोस शुगर को, कि हमारे पास पेंटोस शुगर बेसिकली हमारे पास दो होती है, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस। अब बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफर कैसे कर रही है। डीऑक्सी राइबोस में ये होता है कि 1 2 सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप की जगह H अटैच होता है डीऑक्सी राइबोस में, और जो हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पे जो राइबोस होती है उसमें हमारे पास सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होता है। तो आपके पास इन दोनों के बेसिस से हमने राइबोस और डीऑक्सी राइबोस को डिफर किया है। किसको, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस को डिफर किया। अब राइबोस हमारे पास क्या होती है, राइबोस ऐसी शुगर होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो OH ग्रुप होता है वो सेकंड कार्बन पे अटैच होता है, बल्कि डीऑक्सी राइबोस में दोनों साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है। जो राइबोस है वो बेसिकली आपके पास RNA फॉर्म करता है यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA आपके पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करता है। खैर ये आपके पास आ गया। अगर इनकी फॉर्मूला की बात करें राइबोस की, राइबोस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया C5H10 और O5। अगर डीऑक्सी राइबोस की बात करेंगे हमारे पास आ गया C5H10O4, मतलब एक आपके पास ऑक्सीजन का ग्रुप इसमें कम है, ठीक है। ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरिक एसिड को डिस्कस करेंगे और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि जो है हमने जब इसको हाइड्रोलाइज किया हमारे पास राइबोस शुगर और बेस आ गई, जो तीसरी चीज आपके पास रह गई वो हमारे पास क्या आई थी, फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेंस कि आप जब ये 3 फॉस्फोरिक एसिड हो या 2 फॉस्फोरिक एसिड एक फॉस्फोरिक एसिड हो, तो ये इनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होता है, जो कि हमारे पास किसके दरमियान फॉर्म हुआ है, बेसिकली हमारे पास फॉर्म हुआ है बिटवीन राइबोस और ऑक्सीजन के साथ, और इसके करस्पॉन्डिंग
जो फॉस्फोरस है उसके साथ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फोरस के साइड पे 2 दाने डाइएस्टर ग्रुप्स हमारे पास अटैच होते हैं। खैर ये आपके पास आ गया कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का, पहले मैं आपको फॉर्मूला बना देती हूँ। H3PO4 ये जो है अपना जो है क्या रिलीज करता है, ये अपना रिलीज करता है हाइड्रोजन से रिलीज करते हैं 1 या 2, और फिर आपके पास दूसरे फॉस्फोरस ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये O, ये O और ये O, अब ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास कैपेबिलिटी है कि एक और फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन हो, इसके पास ये एबिलिटी है कि एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन हो, और इसके पास तो ये खैर आपके पास पेंटोस शुगर के साथ अटैच होता है, लेकिन आपके पास दोनों साइड से एबिलिटी होती है कि वो हमारे पास डिफरेंट फॉस्फोरस के साथ ज्वाइन करें। खैर ये आपके पास आ गया, और इनके दरमियान जो लिंकेज होती है फॉस्फोरस के दरमियान और हमारे पास किसके दरमियान, यहाँ राइबोस शुगर के, इसको हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर। ठीक है, इस लिंकेज के जरिए हमारे पास अटैच होता है। अगर आप बात करें कि कौन कौन से, अगर हम बात करें कि किस तरह होता है, तो बेस जो होती है वो आपके पास यूजुअली फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होती है, किसके, पेंटोज के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होती है। और अगर बात की जाए ये फॉस्फोरिक ग्रुप यानी फॉस्फोरिक एसिड की या फॉस्फेट ग्रुप की, वो यूजुअली आपके पास किसके साथ अटैच होता है, 1 2 3 4 या फिर 3 कार्बन एटम के साथ, 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये आपके पास ये है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगेन बता देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का आपके पास जनरल फार्मूला ये है। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये इंपॉर्टेंट है आपके इस सेंस में कि ये जो है हमारे पास जो है इसी की ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये जो है किस तरह ज्वाइन होते हैं राइबोस शुगर के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ। फॉस्फोडाइएस्टर इसलिए नाम दिया कि उसमें जो ये फॉस्फोरस के साथ एस्टर लिंकेज, यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है, आपको एस्टर की प्रेजेंस दिखा रहे हैं। और फिर इसके अलावा अगर हमने बात की कि हमारे पास किस तरह रेंज होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो आपके पास 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। और फिर अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो ये होता है क्या कहते हैं, हमारे पास बेस होती है, हमारे पास जो बेस होती है वो हमारे पास फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने आगे पढ़नी है वो है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म होते हैं और न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होते हैं, जब हम पेंटोस शुगर को किसके साथ अटैच करते हैं, हमारे पास पेंटोस शुगर हमारे पास अटैच हो जाती है नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो तब हमारे पास जो है न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है। लेकिन जब पेंटोस शुगर फॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो जाती है, यानी आपके पास जब न्यूक्लियोटाइड या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड आपके पास जब फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं, हमें इसे बेसिकली क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब वापस मैं आपको डिस्कस करवा के देती हूँ कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ अटैच हो जाती है, तब हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड देते हैं, और इसका नाम के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन हुई अटैच इसके साथ तो उसका नाम एडेनोसिन आ गया, और अगर हम इसके साथ दूसरी बेसिस हुई यानी हमारे पास गवानीनो साइट आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरी बेसिस इसके साथ अटैच हुई, उन द बेसिस जो भी आपके पास अटैच होती है उनके बेसिस पे आपके पास जो है न्यूक्लियोसाइड का नाम आ जाता है। और फिर न्यूक्लियोटाइड जो है जब हम लोग फॉस्फेट ग्रुप पर अटैच हो जाता है तो वो हमारे पास है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर देता है। न्यूक्लियोसाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, जब फॉस्फेट ग्रुप आपके पास किसके साथ अटैच हो जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट इसी टॉपिक का, मोनोन्यूक्लियोटाइड, कि मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होता है। ये जो देखें आपके पास एक एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, ये आपके जो पास जो एग्जाम्पल है
ये बेसिकली हमें स्ट्रक्चर दिखा रही है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रही है एक न्यूक्लियोटाइड का। और इस न्यूक्लियोटाइड का अगर मैं नाम दूं, यहाँ पे आगे एडेनिन बेस अटैच है सबसे पहले, और यहाँ पे हमारे पास एक पेंटोज शुगर अटैच है, यहाँ पे OH ग्रुप है तो मतलब राइबोज शुगर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 3 फॉस्फेट की ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम हो गया एडेनोसिन, या फिर ठीक है ये आपके पास आ गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर हम डिस्कस करें मोनोन्यूक्लियोटाइड को कि मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट से फॉर्म होते हैं। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप आपके पास अटैच हो गए तो आपके पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है, और फिर उनके बेसिस पे आपके आगे आगे डिस्क्राइब करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे पास एक राइबोज शुगर अटैच हुई, हमारे पास राइबोज शुगर जो हमारे पास जिसमें OH ग्रुप है एट वर्ड कार्बन 1 2 3 कार्बन के पास हमारे पास OH ग्रुप है, तो हमारे पास उसको राइबोज शुगर के जब हम लोग अटैच करते हैं किसके साथ, राइबोज शुगर को हम अटैच करते हैं किसी बेस के साथ, और लेट से वो बेस हमारे पास होती है एडनीन, और एडनीन के साथ जो है ये रिएक्ट करके हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड देता है। उस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन। यही एडिनोसिन जब हमारे पास एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट या 3 फॉस्फेट के यूनिट से ज्वाइन होती है, तो हम हमारे पास अगर एक फॉस्फेट के यूनिट से ज्वाइन होती है, यानी एक हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का यूनिट इसके साथ एस्टरिफिकेशन करता है, यानी एस्टर्स फॉर्म करता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि देखिए आपके पास मोनो मतलब 1, आपके पास सिर्फ एक ग्रुप अटैच हुआ है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर आपके पास सेकेंड ग्रुप अटैच हुआ, यानी मतलब उस मोनोफॉस्फेट के साथ एक और आपके पास ग्रुप फॉस्फेट का अटैच हुआ, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फॉर्म हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर हम आगे डिस्कस करें कि अगर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक और जो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, यानी हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप इस एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, तब हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास एनर्जी करेंसी है, हमारे पास किसकी करेंसी है, सेल की एनर्जी करेंसी है। अगर बात की जाए ये जो है एनर्जी स्टोर करता है किस में, अपने बॉन्ड में। इन बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन से 1 2 3 4 कार्बन के साथ जो है आपके पास अटैच है, जो है आपको बॉन्ड फॉर्म करके देते हैं। और जैसे ही एक बॉन्ड जैसे मैंने तोड़ा तो मुझे एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिला, या फिर हमें जो इंपॉर्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल मिला, फिर एक तोड़ा फिर हमें ज़्यादा एनर्जी मिली। तो मतलब ये जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, इन्हीं के दरमियान आपके पास क्या होता है, एग्जिस्ट करते हैं, क्या एग्जिस्ट करते हैं, आपको एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इस वजह से अगर एडिनोसिन की बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये आपकी पता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसकी, आपने जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और भी डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं कि ये जो है अगर बात की जाए एटीपी की जो फॉर्मेशन होती है यूजुअली आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में होती है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल है। तो ये था आपके पास टोटल जो आज का लेक्चर है, मोनोन्यूक्लियोटाइड को भी हमने डिस्कस कर लिया, इसका जो कि लास्ट पार्ट था, और उसमें स्पेसिफिकली हमने एटीपी को कि मतलब फॉर्मेशन को डिस्कस की कि एटीपी हमारे पास कैसे फॉर्म होती है और हमारे पास इनकी क्या क्या नीड्स होती है। तो लेक्चर को एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड, हमने सोचा कि न्यूक्लिक एसिड कैसे आए और ये हमारे पास होते क्या हैं, ये हमारे पास पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स आपके पास ज्वाइन होकर आपके वो देते हैं,
आपके पास न्यूक्लिक एसिड देते हैं। हमने उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया, डीएनए और आरएनए। इसकी डिस्कवरी को पढ़ा कि हमारे पास ये कैसे डिस्कवर हुए। फिर हमने क्या डिस्कस किया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के इसके कैसे होते हैं। अगर हम उनमें हमने देखा कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड्स फॉर्म होते हैं। फिर हमने बोला कि कंप्लीट अगर हाइड्रोलाइसिस होती है तो हमारे पास पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, हमने जो है बेसिस को डिस्कस किया कि कौन कौन सी बेसिस होती है। इनमें साइटोसिन होती है, यूरासिल होती है, थाइमिन होती है, एडनिन होती है और गुआनिन। अगर मैं आपको बताऊं, ये बेसिस जो है ज्वाइन होती है। कैसे बेसिस ज्वाइन होती है कि ये हमारे पास अगर बेसिस जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ज्वाइन होती है, वो हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे और आरएनए पढ़ेंगे तो मैं आपको बाकायदा बताऊंगी कि ये बेसिस कैसे कौन कौन सी बेसिस है और कहाँ का इन्वॉल्व है। लेकिन आप याद रखें कि हम लोगों ने साइटोसिन पढ़ी, यूरेसिल पढ़ी, थाइमीन, एडनिन और गुआनिन, और इनके स्ट्रक्चर्स जो है आप प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, हमने पेंटोज शुगर डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला जो 5 कार्बन होता है वो बेसिकली लिंक बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंक बनाता है। और ये जो हमारे पास 3 एंड होता है उसमें हमारे पास फर्दर ग्रुप्स ऐड होते हैं। खैर, ये हमारे पास हो गया पेंटोज शुगर, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोस हमारे पास क्या होते हैं, जिनके पास सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप एग्जिस्ट करता है, और डीऑक्सीराइबोस में हमारे पास जो सेकंड कार्बन है उस पे OH ग्रुप के बजाय आपके पास H ग्रुप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास हमने फॉस्फोरिक एसिड पढ़े और हमने फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज पढ़ी कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हमारे पास क्या होती है। ठीक है, हमने डिस्कस की कि फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये एस्टर की फॉर्म एक ऐसा फॉस्फेट का एस्टर फॉर्म करते हैं, इस वजह से इनको कहा गया। और हमने बताया कि किस तरफ कार्बन फॉस्फोरस ऐड होता है, किस तरफ हमारे पास बेस ऐड होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, उनके दरमियान कंपैरिजन पढ़ा कि जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस पेंटोज के साथ अटैच कुछ होती है तब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनता है, लेकिन जब हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच करते हैं तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट करता है। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है। देखिए, ये नाइट्रोजनस बेस को रिप्रेजेंट कर और ये पेंटोज को, और ये जो है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप को, और ये पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस को रिप्रेजेंट करें। तो आपके पास ये बेटर डायग्राम है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो बाकायदा प्लीज ले लें इसका स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, नेक्स्ट हमने फिर क्या पढ़ा, मोनोन्यूक्लियोटाइड बना। हमने बोला कि हमारे पास जो है फर्स्ट जो है शुगर रिएक्ट करती है बेस के साथ, और हमारे पास किस लिंकेज के जरिए रिएक्ट करती है, हमारी कौन सी लिंकेज पर, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज के जरिए जो है हमारे पास बेस और राइबोस शुगर ज्वाइन करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, हमारे पास फॉर्मेशन होती है फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड टू द न्यूक्लियोटाइड। उसमें सबसे पहले हमने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन देखी। पहले हमने एडेनोसिन बनाया, कैसे बनाया, हमने जो है राइबोस को रिएक्ट किया बेस जिसका नाम एडनिन है, और उसको नाम दिया, जो हमारे पास रिजल्ट हुआ न्यूक्लियोसाइड, उसको हम कहते हैं एडेनोसिन। फिर एडेनोसिन को हमने जो है फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऐड किया। अगर हम इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच किए तो हमने बस डाइफॉस्फेट, और 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच किए तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो आज के लेक्चर हमारे पास यहाँ खत्म होता है। इसको पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगता है। अगेन वही केमिकल टर्म्स के, आपको केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए अगर आप ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, और खुदा के वास्ते जो आप जो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है इसको स्किप ना करें, क्योंकि पेपर के सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंसिडर करें अगर हम अपनी डेली लाइफ वगैरह से, तो ये हमारी डेली लाइफ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें, इसके डिटेल क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, इनके MCQs अटैम्प्ट करें, इंटरनेट में जो क्विक क्विज़ेस अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें, और हमारे घर वालों के साथ डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ, सबके साथ डिस्कस करें, और इस लेक्चर को याद करें, समझें, सब इसको जो है बार बार क्लासीफाई करें, और अपने आप को देखें कि आपको आया लेक्चर आया नहीं आया। और अगर टेस्टिंग आपके लिए पॉसिबल है कि आप टेस्ट ले सकते हैं तो अपना खुद का टेस्ट लें कि आइंदा आपको समझ आया, और आप पेपर में क्या वाकई लिख सकते हैं। अगर आपके पास आ गया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और इनके कंस्टिट्यूएंट बता दें, तो आपको मैं अगेन कह रही हूँ कि इसको छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको स्किप ना करें इस चैप्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें
जिसमें से आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चंस और डिटेल क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू तो खैर आते ही आते हैं, और यही आप करें। बार बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, ये चैप्टर आप पढ़ें। अगली बार हम जो पढ़ेंगे, अगली बार हम लोग इसकी आगे फर्दर एक्सटेंशन पढ़ेंगे, फॉस्फोराइलेशन, और हम बताएंगे कि डीएनए आरएनए क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू मेरी तरफ से यहाँ तक। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसको पढ़ें और समझें और रिवाइज करें और पढ़ते जाएँ और अच्छे नंबर लें, और इसको पढ़ें। मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।